दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का एडुपोस्ट यूसीवी एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 6 के लिए आयोजित होने वाली नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंक गणित से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 20 प्रश्न जिन टॉपिक्स पर आधारित होते हैं उसकी चर्चा हमने डिस्क्रिप्शन में कर दी है, आप लोग जरूर देख लें। बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको अंक गणित और मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी बहुत सारे करीबन 200 से अधिक एपिसोड्स मिल जाएंगे जो अपलोडेड हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो उन एपिसोड्स को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न का और ये हमारा पहला प्रश्न है। सलीम हैज 60 cubes of side 1 centimeter. Which of the cuboids of following dimensions cannot be made by the cube? प्रश्न कह रहा है कि सलीम के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 60 क्यूब्स हैं। कितने क्यूब्स हैं? 60 क्यूब्स हैं और इन 60 क्यूब्स से वो एक क्यूबॉइड बनाता है जिनके डायमेंशंस हमारे उत्तर विकल्प में दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि बताओ कि इन 60 क्यूब से सलीम इनमें से कौन सा क्यूबॉइड नहीं बना सकता। क्यूबॉइड मतलब घनाभ। आप लोगों को पता है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और उनकी ऊंचाई अलग हो सकती है, लेकिन क्यूब में ऐसा नहीं होता। क्यूब की तीनों ही भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो क्यूब का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब, भुजा का क्यूब। तो एक क्यूब का जिसकी एक भुजा 1 सेंटीमीटर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? भुजा का क्यूब यानी कि साइड गुने साइड गुने साइड, और साइड है 1 सेंटीमीटर तो तीनों को गुना करेंगे यानी कि 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर गुने 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 घन सेंटीमीटर। और सलीम के पास कितने क्यूब्स हैं? ऐसे 60। तो इसका मतलब हुआ कि 60 क्यूब्स का वॉल्यूम क्या होगा? 60 गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर क्यूब इनका आयतन होगा, 60 क्यूब्स का। अब प्रश्न कह रहा है कि बताओ कि इनमें से किन डायमेंशन का या किस डायमेंशन का घनाभ या क्यूबॉइड नहीं बनाया जा सकता। अब एक चीज बताओ, आप एक शेप को दूसरे शेप में बदलते हो तो वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आएगा, भले शेप में साइज में अंतर जो भी हो, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। यानी कि जो घनाभ बनेगा उसका भी वॉल्यूम कितना होगा? 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 घन सेंटीमीटर। तो हम इसमें सिंपली क्या करेंगे कि हम सारे ऑप्शंस को चेक कर लेंगे कि किनका वॉल्यूम 60 सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। तो अब चलिए वही मैंने चेक किया है। जैसे कि पहला ऑप्शन है तो उसमें है कि 5 सेंटीमीटर लंबा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा। यानी कि घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हमने तीनों को गुना कर दिया, 5 गुने 4 गुने 3 बराबर 60। यानी कि इस तरह का घनाभ तो बन सकता है, इस डायमेंशन वाले घनाभ बनाए जा सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। अब इसका आयतन क्या होगा? 2 गुने 3 गुने 10, यानी कि यहां भी आ गया हमारा 60 सेंटीमीटर क्यूब, 60 घन सेंटीमीटर। तो ये भी घनाभ बन सकता है। चौथा क्या है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर हाई। अब इसका आयतन क्या होगा? 6 गुने 5 गुने 2, यानी कि 6 5 30 हो गया और गुने 2 बराबर 60 हो गया। यानी कि ये भी 60 घन सेंटीमीटर बन सकता है। लेकिन आप इस सी ऑप्शन को देखो, इसमें क्या है? 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर हाई। जब इसका वॉल्यूम इस क्यूबॉइड का निकालोगे, इस घनाभ का हम आयतन निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 गुने 4 गुने 4। चूंकि इसकी तीनों ही भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की है तो आयतन क्या हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी 4 गुने 4 गुने 4 बराबर क्या हो गया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। जब हमारा जो 60 क्यूब्स है यानी सलीम का जो 60 क्यूब्स है उसका आयतन ही 60 सेंटीमीटर क्यूब है तो उससे 64 सेंटीमीटर क्यूब का घनाभ
नहीं बन सकता, इसीलिए हमारा सही विकल्प क्या होगा, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब वाला, और वो हमारे ऑप्शन में कहाँ पर है, सी में, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, द करेक्ट नंबर इन द लास्ट रो इज, और ये रहा लास्ट रो, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं ABCD में। ठीक है, तो पहले इस पैटर्न को हम समझते हैं। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 गुने 1 बराबर 1, 11 गुने 11 बराबर 121, 111 गुने 111 बराबर 12,321। इसी तरह से इसने ये पैटर्न बनाया। इसमें आप क्या देख रहे हो, ये देखो 2 डिजिट का ये है नंबर, और दोनों ही डिजिट्स 1 1 है, इसमें सारे डिजिट्स तो 1 1 ही यूज हुए हैं। तो इसको सॉल्व कैसे किया है इसने, 11 गुने 11 बराबर 121, यानी कि 2 डिजिट है, तो इसने पहले क्या किया, 1 और 2 लिखा, और उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, उसके बाद 1 लिखा। अब ये 3 डिजिट का था तो क्या लिखा, 1 2 3, और उसके बाद फिर रिवर्स होना शुरू हो गया, 2 1 3 2 1। ठीक है, ये 4 डिजिट का था तो इसने क्या लिखा, 1 2 3 4, और उसके बाद ये रिवर्स हो गया 3 2 1। ये 5 डिजिट का था तो फिर क्या लिखेगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद रिवर्स हो जाएगा 4 3 2 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 4 3 2 1। यहां तक चूंकि ये 5 डिजिट का है तो पहले क्या करो, 1 से 5 तक लिख लो, और उसके बाद 5 से पीछे हटना शुरू करो, यानी नीचे आना शुरू करो। तो 5 के बाद हम क्या लिखेंगे, 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। इसी तरह से हमने इसमें किया था, 1 से 4 तक लिखा था, और उसके बाद हमने रिवर्स कर लिया, यानी 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी कि पहले जितने डिजिट्स हैं उतने तक लिख लो, 1 2 3 4। यहाँ 4 डिजिट है तो 4 तक हमने लिख लिया, 1 2 3 4। उसके बाद हम रिवर्स हो लेंगे, यानी 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। इसमें 3 डिजिट था तो हमने लिख लिया 1 2 3, उसके बाद रिवर्स हो लिया 2 1। इसमें 2 डिजिट था तो हमने लिख लिया 1 2, उसके बाद रिवर्स हो लिया 1। ठीक है, तो इसी आधार पर इसमें 5 डिजिट है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, और उसके बाद रिवर्स हो लेंगे 4 3 2 1, और वो हमारे उत्तर में कहां पर है, 1 2 3 4 5 और 4 3 2 1 यहां पर है, डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अ वेजिटेबल वेंडर bought 80 oranges at rupees 3 each. He distributed 10 of them to beggars free of cost and sold the remaining at rupees 4 each. What was his profit %? प्रश्न कर रहा है कि एक वेंडर है, एक सब्जी विक्रेता है, जो 3 रुपये प्रति संतरा की दर से 80 संतरा खरीदता है। कितना, 80 संतरा खरीदता है, किस दर से, 3 रुपये की दर से। ठीक है, फिर उसने क्या किया कि उस 80 में से 10 संतरे किसी गरीब को, किसी भिखारी को दे दिया। अब उसके पास जो बच जाएंगे उस संतरे को उसने क्या किया, 4 रुपये के, यानी 4 रुपये प्रति संतरा की दर से बेच दिया। तो प्रश्न कह रहा है कि बताओ उसका प्रॉफिट % क्या है, यानी कि उसकी लाभ प्रतिशत क्या। और ये हमारे उत्तर विकल्प यहाँ पर ABCD में दिए गए हैं, 8.2/3%, 16.2/3%, 33.1/3% और 33.2/3%। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसके पास संतरे कितने हैं, 80, और एक संतरे की कीमत कितनी है, 3 रुपया। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, यानी कि क्रय मूल्य क्या हुआ, 80 गुने 3, 80 इंटू 3 इज इक्वल टू 240, यानी कि ऑरेंजेस को खरीदने के लिए उसे कितने रुपये लगे, 240 रुपये लगे। ठीक है, 80 संतरा उसने खरीद लिया। अब प्रश्न में कहता है कि उसने 10 संतरे क्या किए, एक बेगर को दे दिया। ठीक है, यानी कि भिखारियों को उसने 10 संतरे बांट दिए। तो बचे उसके पास कितने, 80 में से 10, यानी कि रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने हो गए, 70 बच गए उसके पास संतरे। अब कह रहा है कि जो बचे संतरे थे उसको उसने 4 रुपये की दर से बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो 70 थे ऑरेंजेज और 4 रुपीज ईच की दर से बेचा, तो 70 गुने 4 बराबर 280, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 280, या फिर उसका
विक्रय मूल्य क्या हुआ 280। अब क्रय मूल्य है 240 और विक्रय मूल्य कितना है 280, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा लेंगे, यानी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 280 माइनस 240 बराबर 40। यानी कि इन संतरों को बेचने पर उस वेंडर को, उस विक्रेता को 40 रुपये का फायदा हुआ। अब कह रहा है प्रश्न में कि उसका लाभ प्रतिशत बताओ। फायदा यानी कि लाभ तो 40 रुपया हुआ, लेकिन लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट कितना है यानी लाभ कितना है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुणे 100, और लाभ है 40, क्रय मूल्य है 240, तो हमने लिख लिया 40 बट्टे 240 गुणे 100। अब इसको हमने काट दिया, 40 से अगर काटेंगे तो 6 आया, यानी 100 बट्टे 6, फिर उसको 2 से काटेंगे तो 50 बट्टे 3। अब 50 में 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा 16.2 बट्टे 3%, यानी कि उस विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 16.2 बट्टे 3% का। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहाँ पर है बी में, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हुआ बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। What sum will amount to rupees 1300 in 2.5 years at 12% per annum at simple interest? And these are our answer options: rupees 1200, 1100, 900 and 1000। प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी राशि है जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ब्याज की दर साधारण है तो 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1300 रुपये बन जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, यानी कि ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टे 100। साथ ही ब्याज का दूसरा फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मिश्रधन घटे मूलधन। तो हम मान लेते हैं कि वो राशि जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये हो जाती है वो है x, यानी कि x को हमने क्या माना प्रिंसिपल मूलधन। तो इंटरेस्ट बराबर यानी ब्याज बराबर क्या होगा x यानी मूलधन यानी 12, और समय बराबर क्या हुआ 5/2। तो PRT बराबर क्या हो गया x इंटू 12 इंटू 5/2, यानी कि x गुने 12 गुने 5/2 अपॉन 100, तो हमने लिख दिया 100। और ये किसके बराबर होगा, ये क्या है, ये पूरी राशि क्या है, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, और ये क्या है, ये भी इंटरेस्ट है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट क्या है 1300 और प्रिंसिपल हमने माना x, तो 1300 माइनस x इज इक्वल टू x इंटू 12 इंटू 5/2 अपॉन 100। ठीक है, अब आपने 2 से 12 को डिवाइड किया तो कितना आया 6, और 6 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो 30 इंटू एक्स, यानी ऊपर में इधर क्या बच गया 30x, नीचे में 100। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यानी कि 1300 घटे x गुने 100, यहाँ लिख दिया 1300 घटे x गुने 100 बराबर ये ऊपर वाला आप गुना करोगे तो आएगा कितना 30x। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट को तोड़ा, ब्रैकेट की क्रिया करी तो क्या हो जाएगा 1300 गुने 100 और घटे x गुने 100, यहाँ लिख दिया हमने 1300 गुने 100 घटे 100x, और बराबर ये किसके होगा 30x के, तो लिख दिया 30x। अब ये 100 अगर हम इस बराबर के इधर लाएंगे तो ये जुड़ जाएगा 30x में, तो हो जाएगा 130x, और वो किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा 1300 गुने 100 के, यानी कि 1300 गुने 100 बराबर 130x। x बराबर क्या हो जाएगा इसके बट्टे में 130 आ जाएगा, लिख दिया 1300 गुने 100 बट्टे 130। 1300 को 130 से काटोगे तो 10, और 10 को 100 से गुना करोगे तो कितना आएगा 1000। तो इस तरह से वो राशि कितनी है 1000, जो 2.5 वर्ष में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 1300 रुपये बन जाएगी। इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा 1000, और वो हमारे विकल्प में कहां पर है यहाँ पर यानी डी में, तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ डी। द नंबर ऑफ फैमिलीज स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस इन अ कॉलोनी इज शोन बिलो। हिंदी 500, तमिल 450, बंगाली
250, Malayalam 150. There are 250 families speaking other languages. The total number of families in the colony is, and these are our answer options: 1700, 1650, 1600 and 1750. प्रश्न कह रहा है कि इस टेबल में, इस सारणी में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाली फैमिलीज की संख्या बताई गई है। हिंदी बोलने वाले फैमिलीज 500 हैं एक कॉलोनी में, तमिल बोलने वाले 450 फैमिलीज हैं, बंगाली बोलने वाले 250 फैमिलीज हैं और मलयालम बोलने वाले 250 फैमिलीज हैं। इसके अलावे 250 और फैमिलीज हैं जो अदर लैंग्वेजेस, दूसरी भाषाएं बोलते हैं। तो बताओ उस कॉलोनी में कुल फैमिलीज की संख्या क्या है? यही हमारा प्रश्न है और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। बहुत साधारण है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। सिंपल ये करना है कि आपको इन सभी संख्याओं को, ये फैमिलीज के जो नंबर्स हैं उनको जोड़ लेना है। जो आएगा सम वही आपका आंसर है। हमने जोड़ लिया 5 और 4, 9 and 2 11 और 1 क्या हो गया 12 और 2 यानी कि 1400 तो ये हो गया और 4 50 वाले हैं, 1 2 3 4, तो 54 जा कितना हुआ 200, 1400 प्लस 200 बराबर 1600। यही हमने लिखा। हिंदी बोलने वाले 500, तमिल वाले 450, बंगाली वाले 250, मलयालम वाले 150 और अदर्स 250, सारे मिलके कितने हो गए 1600 फैमिलीज उस कॉलोनी में है। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ फाइंड द टोटल मार्क्स सिक्योर्ड बाय अ स्टूडेंट इन ऑल सब्जेक्ट्स। और ये सारे ग्राफ में शो किए गए हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स दिखाए गए हैं और यहाँ पर उन सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स सिक्योर किए गए हैं वो दिखाए गए हैं। तो यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट इंग्लिश, और आप बाईं ओर देखेंगे तो मार्क्स दिखाएगा, यानी इंग्लिश में 15 है, लैंग्वेज में भी 15 है, सोशल साइंस में यहाँ देखिए 20 मार्क्स सिक्योर किया है स्टूडेंट ने, साइंस में कितना किया है 25 और मैथमेटिक्स में कितना किया है 30। इन सबको हम एक जगह लिख ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं। इतना जोड़ने की आवश्यकता भी आपको नहीं है एग्जाम के दौरान। आप सिंपली यहाँ क्या करेंगे, 2 15 वाले हैं सब्जेक्ट्स, तो 15 गुने 2 बराबर 30, एक 20 वाला हो गया, कितना हो गया 50, एक 25 वाला 75 और एक 30 वाला, 75 और 30 105। वैसे आपको ऐसे कर लेना है, इंग्लिश 15, साइंस 25, एसएसटी 20, मैथमेटिक्स 30 और लैंग्वेज 15, सबको आप जोड़ोगे तो 105। यानी कि उस स्टूडेंट ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कितना मार्क्स सिक्योर किया है 105, और वो हमारे उत्तर विकल्प में यहाँ पर है, कहाँ ऑप्शन डी में। तो सही आंसर हमारा क्या है ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत ही साधारण प्रश्न था। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट ऑड नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 0 3 6 7 and 9 without repetition is, and these are our answer options: 66,951, 66,924, 20,700 and 19,564। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्मेशन से संबंधित जो नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें इसे 2 तरीके से पूछे जाते हैं। या तो आपको डिजिट्स दिए गए होते हैं, जैसा कि इस प्रश्न में दिया गया है, और आपको उन डिजिट्स का विदाउट रेपिटेशन यूज करते हुए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने होते हैं, या फिर डिजिट्स नहीं दिए गए होते हैं और आपसे कहा जाता है सिर्फ सिंपली कि 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट बनाओ, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाओ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जब नहीं दिए गए हों तो आप ग्रेटेस्ट बनाते समय जितने डिजिट्स का कह रहा है, आप लोगों को पहले से पता है, उतनी बार आप 9 लिख लेते हो। यहाँ पर चूंकि डिजिट्स दिया गया है तो हमें इन्हीं डिजिट्स का यूज करते हुए ग्रेटर और स्मॉलर नंबर बनाना है। अब चलिए, यहाँ जो डिजिट्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, 0 3 6 7 और 9। प्रश्न कह रहा है
कि आप 5 डिजिट का यानी 5 डिजिट का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ऑड नंबर वाली संख्या बनाओगे। प्रश्न को ध्यान से देखो, ऑड नंबर वाली संख्या, ये नहीं कह रहा है कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या। 5 डिजिट की सबसे बड़ी और सबसे छोटी विषम संख्या ऑड नंबर बनाओ, उनका अंतर बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं इन डिजिट से। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े डिजिट को रखेंगे। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे 5 डिजिट का, तो सबसे बड़े डिजिट को सबसे पहले रखेंगे। तो हमने रख दिया 9 और उसके बाद घटते चले जाएंगे, यानी कि 7630 लिख दिया। तो क्या आ गया, 97,630। लेकिन आप गौर करो, ये जैसे ही 0 आया, इसका मतलब ये क्या है, एक इवन नंबर है। हमें चाहिए क्या, ऑड नंबर। तो इसमें हमें चेंज कहाँ लाना होगा, क्योंकि डिजिट्स तो यही रहेंगे। तो ये 3 डिजिट तो हम रहने देते हैं 976, और इस 0 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं, 0 की जगह 3 और 3 की जगह 0। यही हम कर भी सकते हैं, इससे अधिक तो हमारे पास कोई विकल्प है नहीं, क्योंकि अपनी तरफ से तो हम डिजिट रखेंगे नहीं। और अगर हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो यही 2 डिजिट हम लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, 30 को अब कर दिया 03, तो हमें एक नई संख्या मिली 97,603। अब ये 3 आ गया, तो ये क्या बन गया, ऑड नंबर, ठीक है। तो यानी कि 5 डिजिट की इन डिजिट्स का यूज करते हुए विदाउट रेपिटेशन जो संख्या हम बना सकते हैं ग्रेटेस्ट, वो क्या है, 97603, 97,603। अब चलिए 5 डिजिट का पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं इन डिजिट्स का यूज करते हुए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 लिखेंगे, लिख दिया। उसके तुरंत बाद 0 से शुरू नहीं कर सकते, नहीं तो डिजिट हमारा एक कम हो जाएगा। हम शुरुआत करेंगे 0 के बाद ठीक बाद जो बड़ा नंबर है, बड़ा डिजिट है, उससे। तो हमने क्या लिख दिया, 3, और 3 के बाद 0, 0 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 9, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए। तो हमने लिख दिया, ये हमारा 30,679 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। ये क्या है, 5 डिजिट का हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अब हमें क्या कह रहा था, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। अब ये देखो 9 है, तो ऑलरेडी ऑड है, ये हमें कुछ नहीं करना। यानी कि ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, ये 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट ऑड नंबर है। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। ये 3 में से 9 नहीं घटेगा, हमने एक उधार लिया 6 से, ये 0 अब बन जाएगा 9 और 3 हो जाएगा 13। तो 13 में से 9 चला गया, तो कितना बचा, 4, ठीक है। अब ये क्या है, 9 में से 7 गया, तो क्या बचा हमारे पास, 2। अब ये 7 क्या, ये 6 क्या बन चुका था, 5। अब 5 चूंकि इसमें से 6 हम घटा नहीं सकते, तो हम 7 से क्या करते हैं, एक उधार ले लेते हैं, ये हो जाएगा क्या, 15। 15 में से 6 गया 9। अब ये 7 हो गया था 6, 6 में से 0 गया 6 और 9 में से 3 गया, तो चला गया, क्या हमें मिला, 6। यानी कि ये नंबर दोनों का डिफरेंस जो है वो हमें क्या मिलेगा, 66,924। और ये हमारे किस विकल्प में उपलब्ध है, यहाँ पर ये देखो 66,924, इसीलिए हमारा सही उत्तर विकल्प क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज, एंड दीज आर द आंसर ऑप्शंस। प्रश्न कह रहा है कि ये कुछ नंबर दिए गए हैं, यदि इन नंबर्स को घटते क्रम में सजाया जाए, अरेंज किया जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इनमें से कौन सा विकल्प उस ऑर्डर को दर्शाता है, यानी कि इनमें से कौन सा विकल्प वो ऑर्डर बतला रहा है। तो चलो सबसे पहले इन संख्याओं को हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें क्या आप देख रहे हो कि सारे ही नंबर्स क्या है, 45,000 वाले हैं, 45,000 वाले हैं। इसको आप क्या पढ़ोगे, 45,405, 45,450, 45,504 और 45,449, यानी कि सब में आपने पढ़ा 45,000। तो अब हम 45,000 को भूल जाते हैं, अब हम पढ़ते हैं 405, 450, 504 और 449।
अब आप ही बताओ, इसको लिखो। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को रखते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको रखना है, ये 504 है, सबसे बड़ी संख्या है। इनमें 405, 450 और 449 में सबसे बड़ी संख्या ये कौन सी है? 504। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे 45,504। ठीक है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये 450। तो हम लिख लेंगे फिर 450, और ये देखो ग्रेटर देन का साइन हम बीच में रखते चलते हैं। उसके बाद कौन सा है? 449। तो हम लिख लेंगे 45,449, फिर ग्रेटर देन का साइन डाल दिया, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? ये 45,405। तो हमने लिख दिया 45,405, यानी कि 45,504 is greater than 45,450 is greater than 45,449 is greater than 45,405। यानी कि 45,504 सबसे बड़ी, उसके बाद 45,450, उसके बाद 45,449, उसके बाद 45,405। ये संख्याओं का क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और इस ऑर्डर को कौन दिखा रहा है हमारा? 405 वाला ये विकल्प है, लास्ट वाला जो ये है वो आपको कहाँ मिल जा रहा है? यहाँ पर। यानी कि यही ऑर्डर जो हमें यहाँ मिला वो हमारे किस विकल्प में दिखा रहा है? ए में। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? ए। What number should be subtracted from the sum of 435.88 and 37 to get 4.08? And these are our answer options: 476.96, 477.68, 488.68 and 468.80। प्रश्न कह रहा है कि 435.88 और 37 के योग में से कौन सी संख्या इनमें से, ये जो आपके उत्तर विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी एक संख्या घटाई जाए कि हमें क्या प्राप्त हो जाए? 4.08। यही आपका प्रश्न है। अब सिंपल है, बहुत ही सरल है। इस तरह के प्रश्न आपने ढेर सारे बनाए होंगे, तो आप तुरंत से इसको बना लेंगे। करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ लेंगे और उसमें से इसको घटा लेंगे, जो मिलेगा वही हमारा आंसर है। तो चलिए पहले जोड़ते हैं। 435.88 जोड़ 37.00। अब यहाँ आप कहेंगे 00 क्यों? दशमलव के बाद 00 डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते 0 से कोई बड़ा यहाँ पर डिजिट ना हो। तो यहाँ नहीं है, दोनों ही 0 है, तो हमने जोड़ दिया। ये क्या आएगा? 880 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 और 7 12 हो गया। आपके पास बचा 1, 3 और 3 6, 1 7 और ये 4, यानी कि 472.88। अब हमने क्या कहा था कि उसमें से इसको घटा लेंगे, जो मिलेगा वही हमारा आंसर है। तो चलिए घटा लेते हैं। -004.08, 004 यानी 4 के पीछे में आप 0 रखोगे तो इससे इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस 0.88 में से 0.08 गया तो क्या आ गया? 080। ठीक है, दशमलव हमने लिख लिया। अब ये 2 है, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, पीछे से 1 उधार लिया 7 से, ये हो गया 12, 12 में से 4 गया 8। अब 7 से 1 उधार लिया था तो 1 ये कम हो जाएगा, यानी 6, 6 में से 0 गया तो क्या आ गया? 6, और ये 4 में से 0 गया तो क्या आ गया? 4। यानी कि आपको जो संख्या प्राप्त हुई वो क्या है? 468.80। यानी आपका उत्तर क्या है? कहां पर है? 468.80 यहाँ पर डी में। तो आपका उत्तर क्या है? डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 80 + 800 divided by 8 into 2 on simplification gives, and these are our answer options: 130, 220, 280 and 55। प्रश्न कह रहा है कि 80 जोड़ ब्रैकेट शुरू 800/8 ब्रैकेट बंद गुनी 2, इसको यदि हम हल करें तो हमें इनमें से कौन सी संख्या प्राप्त होगी? ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले आपको याद करना होगा बॉडमास वाला रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में क्या है? 800/8। ठीक है, तो 80 जोड़ हमने पहले प्रश्न को लिख लिया, 80 जोड़ 800/8 गुनी 2। अब हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट की क्रिया सबसे पहले करनी है।
तो 800 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 100। 100 गुने 8 बराबर 800 होता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला 100। अब हम लिख लिया हमने 80 जोड़ 100 और ये गुने 2, तो हमने लिख लिया गुने 2। अब जोड़ और गुना में से पहले हमें किसकी क्रिया करनी होगी, गुना की। तो हम क्या करेंगे 80 जोड़ 100 गुने 2 बराबर 200, तो लिख लिया हमने 80 जोड़ 200। अब हमें जोड़ की क्रिया करनी है, यानी कि 80 जोड़ 200 बराबर 280, यानी कि इसका हल क्या हमें मिलेगा 280, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, सी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। 23.0 इंटू 13.2 इंटू 7.5 इंटू 0.0 इंटू 75.32 इज इक्वल टू, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस। प्रश्न कह रहा है 23.0 गुने 13.2 गुने 7.5 गुने 0.0 गुने 75.32 बराबर, और ये हमारे दिए गए उत्तर विकल्प हैं। अब एक चीज बताओ, कोई सी भी संख्या हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 100 हो, 10 हो, 5 हो, कोई सी भी संख्या हो, उसे अगर हम शून्य से गुना करेंगे तो परिणाम शून्य ही हमेशा आएगा। अब चाहे आप कितनी बार कितनी संख्या को गुना कर लो, अगर गुना में कोई एक ये शून्य है तो परिणाम शून्य होगा। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये सब गुना करके जो भी परिणाम आता हो, लेकिन अगर वो एक जगह कहीं शून्य से भी उसे गुना किया गया है तो परिणाम क्या हो जाएगा, शून्य। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिलिंग द ब्लैंक विद सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द फॉलोइंग 2.78 प्लस 27.22 इंटू 0 प्लस 10, और ये ब्लैंक स्पेस है, एंड 27.22 प्लस 2.78 इंटू 10 प्लस 0। यानी कि इस प्रश्न में आपको इन संकेतों का प्रयोग करना है, छोटे का, बड़े का और बराबर का, और दो ये व्यंजक दिए गए, एक ये और एक ये, और रिक्त स्थान में इसका प्रयोग करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों ही व्यंजकों का मान निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। इसमें क्या है, हमने लिख लिया इसको 2.78 जोड़ 27.22 गुने 0 जोड़ 10। अब इसको आप अगर इसकी क्रिया करोगे तो 27 और 2 क्या हो गया 29, और 0.78 और 0.22 को जोड़ोगे तो 1 आएगा, तो 29 1 30 और गुने 0 बराबर 0 और जोड़ 10 बराबर 10। यानी कि इस पक्ष का, बाएं पक्ष का मान क्या हो गया 10। अब चलो दाहिने पक्ष का मान निकालते हैं। तो हमने अभी जोड़ा इसको 27.22 प्लस 2.78 बराबर क्या होता है 30, और 30 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 300 प्लस 0 बराबर 300। ठीक है, यानी कि दाहिने पक्ष का आ गया 300, बाएं पक्ष का 10 और दाहिने पक्ष का 300। लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या है 10 और राइट साइड का वैल्यू क्या है 300, तो बीच में क्या साइन और 10 क्या है, 10 इज लेस देन 300, और लेस देन का साइन क्या है, ये रहा आपका लेस देन का साइन, और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, बी। 29.4 is what percent of 42, and these are our answer options: 7/1000%, 100/7%, 7% and 70%। प्रश्न कह रहा है कि 29.4 का कितना प्रतिशत होता है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। पिछले कई एपिसोड्स में जहां भी इस तरह के प्रश्न आए, आपको हमने बताया है कि जब किसी भी संख्या का x प्रतिशत कहते हैं तो इसका मतलब होता है वो संख्या गुने x बट्टे 100। अब हम मान लेते हैं कि 42 का x प्रतिशत है 29.4, यानी कि 42 गुने x बट्टे 100 बराबर 29.4 है ना, वही हमने लिख लिया कि 42 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 29.4, यानी 42 गुनी एक्स बट्टी 100 बराबर 29.4। अब चलिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 42 गुनी एक्स यानी 42x बराबर, तो लिख दिया बराबर, और ये इससे गुना हो जाएगा इसका, यानी कि
29 इंटू 29.4 इंटू 100, यानी कि इसको आप गुना करोगे तो आएगा कितना 2940, यानी कि 42x बराबर 2940। तो x बराबर क्या होगा 2940/42। ठीक है, आप इसको 2 से काट लो तो क्या आएगा 1470/21। अब इसको 7 से काटो तो 7 7 3 जा 21, 3 आ गया, और 210 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1470 आएगा, यानी कि ये कितना हो गया 210/3। अब 3 से 210 को काटो तो आएगा कितना 70, यानी कि 29.4 इज 70% ऑफ 42, यानी कि 42 का 70% होगा 29.4, और ये 70% हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसीलिए हमारा सही विकल्प क्या है डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 26/5/8 is, and these are our answer options: 26.605, 26.625, 26.0625 and 26.6025। प्रश्न कह रहा है कि 26.5/8 का दशमलव समतुल्यांक निम्नलिखित में से कौन सा है। ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। अब चलिए 26.5/8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 26 जोड़ 5/8। ठीक है, तो हमें 26 तो हमारा पूर्णांक है, अब 5/8 को हमें दशमलव में बदलना है। ठीक है, तो 5/8 को हम बदलते हैं। 5 में हमने 8 से भाग दिया, लगेगा नहीं, यानी कि हम भागा नहीं दे सकते, इसलिए कि 5 8 से कम है, तो हमने दशमलव डाल दिया। यहाँ जैसे ही दशमलव डाला तो यहाँ एक शून्य आ गया। अब क्या हो गया ये संख्या 50। अब 50 में हम 8 से भाग देते हैं, 8 6 जा 48 लिख दिया हमने। 50 से हमने 48 को घटाया, क्या हो गया 2। अब फिर एक जीरो आ गया दशमलव रहने के कारण, तो ये हो गया 20। 8 2 जा 16 हमने लिख दिया, फिर 20 में से 16 को घटाया 4, फिर दशमलव के कारण जीरो आ गया तो हो गया 4 0 40, 8 5 जा 40। अब ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 5, यानी कि 5/8 5/8 बराबर क्या हो जाएगा 0.625, यानी 0.625। अब हमको क्या करना है, हमने क्या बताया था 26.5/8 का मतलब 26 जोड़ 5/8, उसे ऐसे भी लिख सकते हो। और 5/8 का मान क्या आया हमारे पास 0.625, तो हम उसको क्या करते हैं 26 में जोड़ लेते हैं। 26 जोड़ 5/8 के बदले अब हम क्या लिख रहे हैं 26 जोड़ 0.625, ये आ गया आपका 26.625, और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहाँ पर है। तो आपका सही उत्तर विकल्प क्या हुआ बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाउ मेनी 2-digit prime numbers can be formed in which both the digits are prime numbers? And these are our answer options: 3, 6, 4 and 9। प्रश्न कह रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हम बना सकते हैं जिनमें दोनों ही अंक भी अभाज्य हैं। 2 अंकों वाली कितनी अभाज्य संख्याएं हम बना सकते हैं जिनके दोनों अंक भी क्या है अभाज्य हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि 0 और 9 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, या आप अभाज्य अंक कह लें, तो वो होते हैं 2 3 5 और 7। यानी कि हमें जो भी 2 अंकों की संख्या बनानी है उनके दोनों अंक इन्हीं में से कोई ना कोई 2 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैसी संख्या ही बना लेते हैं। तो चलिए हम पहला अंक रखते हैं 2, तो दूसरा अंक क्या हो सकता है उस संख्या का 3 5 और 7, यानी कि इस तरह से कौन सी संख्याएं बनेगी 2 के बाद 3 यानी 23, अगर 5 हो तो 25, और उसके बाद अगर 7 आ जाए तो 27। ठीक है, अगर मान लो कि वो संख्या का पहला यानी जो सेकेंड डिजिट है वो अगर 3 है, तो वो संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं 32 35 और 37। अगर वो 5 से शुरू होती हो संख्या तो 52 53 57। अगर वो 7 से शुरू होती हो संख्या तो 72 73 75। यानी कि
इन प्राइम नंबर्स की सहायता से जो 2 डिजिट वाले प्राइम नंबर्स हमें प्राप्त हो सकते हैं वो इतने ही हैं। अब इनमें से हर डिजिट तो प्राइम है लेकिन हर संख्या प्राइम नहीं है। कैसे? जैसे कि प्राइम नंबर हम किसको कहते हैं? जो खुद से विभाजित हो या सिर्फ एक से विभाजित हो, यानी कि उसका तीसरा और कोई फैक्टर नहीं होता। यहां पर देख लो, ये 5 से भी विभाजित है तो ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। ये 3 से भी विभाजित होगा, 9 से भी विभाजित होगा, ये खुद से भी विभाजित होगा, खुद 1 से भी विभाजित होगा। तो इसके तो 4 फैक्टर ऐसे ही दिख रहे हैं, तो उसके फैक्टर 2 ही होंगे, पहला तो 1 और दूसरा वो खुद वो संख्या। तो इसीलिए इसमें 25 और 27 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा है? 2 डिजिट वाला 23। इसी तरह से इसमें 32 और 35 प्राइम नंबर नहीं है। कौन है? 37। इसमें 72 और 75 प्राइम नंबर नहीं है। 73 है। इसमें 52 और 57 प्राइम नंबर नहीं है। 53 है। तो इस तरह से कितने प्राइम नंबर हमें प्राप्त हुए जिनके दोनों डिजिट्स भी प्राइम नंबर हैं? ये देखो, 23, 37, 53 और 73। ये 4 ही ऐसी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनके दोनों डिजिट्स भी प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं हैं। इसीलिए इनकी संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, और 4 हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है? यहां पर। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। The smallest number whose factors are 2, 3, 5 and 11 each, and these are our answer options: 130, 155, 166 and 330। प्रश्न कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिनके फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 और 11। अब एक चीज गौर करो आप, ये 2, 3, 5 और 11 ये सभी क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5 भी और 11 भी। और प्राइम नंबर्स का जब एलसीएम लेना हो तो सिंपली उसको गुना कर दो, जो प्रोडक्ट आ जाए वही उसका एलसीएम है। हमने भी यही किया। यहाँ पर हमने क्या किया? 2 गुने 3 गुने 5 गुने 11 लिख लिया। 2 गुने 3 बराबर 6, 6 गुने 5 बराबर 30, 30 गुने 11 बराबर 11 3 जा 33, और आगे में एक जीरो रख दिया तो 330, यानी कि इसका एलसीएम क्या हुआ? 330। और एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो लिस्ट नंबर यही है जो 2, 3, 5 और 11 सभी से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसीलिए वो संख्या कौन सी है? 330, जिनके फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 3, 5 और 11। वो सबसे छोटी संख्या यही है। इसीलिए ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है? यहाँ पर। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा? D। 76,57,658 is divided by 665, then quotient and remainder respectively are 101 and 8, 1001 and 18, 10,010 and 8 and 1010 and 18। प्रश्न कह रहा है कि 76,57,658 को यदि 765 से विभाजित किया जाए तो उसका शेष क्या होगा और उसका भागफल क्या होगा, ये हमें पता करना है। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। अब चलिए 76,57,658 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 76,50,000 जोड़ 7,650 जोड़ 8 लिख सकते हैं ना। अब इसे हमें किससे भाग कर विभाजित करना था? 765 से। तो इन संख्याओं को भी हम 765 से विभाजित करें और जोड़ दें तो वो इसके बराबर ही होगा। 765 से अगर हमें इसे विभाजित करना है तो हमने इसको भी विभाजित कर दिया, इसको भी विभाजित कर दिया और इसको भी विभाजित कर दिया और जोड़ दिया, तो वो इसको विभाजित करने के बराबर हो जाएगा। यानी कि हमने यहां पर लिखा 76,50,000 भागा 765 जोड़ 7,650 भागा 765 जोड़ 8 भागा 765। ये किसके बराबर हो गया? 76,57,658 भाग 765 के बराबर। ठीक है। अब अगर इसको हम 765 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है? 10,000। इसको 765 से विभाजित करते हैं तो क्या आता है? 10। और ये 765 से तो विभाजित होगा ही नहीं, तो ये बच जाएगा क्या? रिमाइंडर, शेष।
और ये पूरी पूरी कट गया तो ये क्या हो जाएगा आपका कोशिएंट भागफल। अब इनको आप जोड़ लो तो ये क्या आया 10,000 जोड़ 10 बराबर क्या हो जाएगा 10,010 और जोड़ 8/765। अब चूंकि 8 तो कट नहीं रहा है 765 से तो ये आपका रह जाएगा 6 यानी कि 8 आपका हो गया रिमाइंडर और कोशिएंट क्या हो गया 10,010 और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है यहां पर है यानी कि आपका सही उत्तर क्या है सी। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स 14,510 राउंडेड टू द नियरेस्ट thousands and 8,849 rounded to nearest hundred is and these are our answer options 5,200 6,200 5,700 and 6,150। प्रश्न कह रहा है कि यदि इस संख्या को इसकी नजदीकी हजार में और इस संख्या को इसकी नजदीकी 100 में बदला जाए तो उन बदली हुई संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसके नजदीकी हजार में चेंज करते हैं। इसका रूल ये है, ये देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं 14,510 14,510 तो 14 तो 1000 है ही है। अब प्रश्न है 510 का 510 का, अब इसको हम हजार माने या नहीं माने। ठीक है प्रश्न हमें विचार ये करना है। इसके लिए आपको पहले के क्लास में हमने बताया है कि यदि 3 अंकों की कोई संख्या 500 से कम है तो उसे शून्य माने हजार ना माने। ठीक है यदि 500 या 500 से अधिक है तो उसे 1000 मानकर पिछले पूर्णांक हजार में जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर क्या है पूर्णांक हजार 14 पूर्ण हजार है यानी कि ये 14,000 है और चूंकि ये 510 यानी 510 इज ग्रेटर देन 500 सो इट विल बी इक्वल टू 1000 और उस 1000 को हम कहा ऐड कर देंगे 14,000 में तो कितना हो जाएगा 15,000 यानी कि इसका नजदीकी नियरेस्ट 1000 तक अगर इसको हम राउंड करें तो वो क्या होगा 15,000 यानी 15,000। इसी तरह से इसमें आइए इसको हम 8800 तो लिख ही सकते हैं। क्वेश्चन कहां पर है 49 तक, चूंकि हमें कह रहा है इसको क्या है कि राउंडेड टू नियरेस्ट हंड्रेड्स यानी इसे हमें राउंड करना है 100 में यानी कि 49 को हम 100 माने या नहीं माने। तो आपको अभी बताया 2 अंकों की कोई संख्या यदि 50 से कम हो तो उसे आप ना माने 100, अगर 50 या 50 से अधिक है तो उसे 100 मान ले। यहां पर क्या है 50 से कम है तो इसीलिए हम 100 इसको नहीं लेंगे 0 लेंगे और ये 8800 ही रह जाएगा इसीलिए हमने लिख लिया 8800। अब ये दोनों बदली हुई संख्याएं क्या है यानी राउंडेड नंबर्स क्या है ये 15,000 और ये 8800 यानी 8,800 इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे तो आएगा 6,200 और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है यहां पर है इसलिए हमारा सही उत्तर क्या है सी। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न द नेक्स्ट नंबर इन द नंबर पैटर्न 16,110 16,106 16,102 each and these are our answer options 16,998 16,108 16,008 and 16,198। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे आप पहले इन संख्याओं को देखो कि इनमें चेंज क्या आ रहा है। ये देखो 16,110 ये क्या हो जाता है अगली संख्या आपको क्या मिलती है 16,106 दोनों में डिफरेंस कितने का है 4 का। अब 16,106 के बाद क्या आ जाता है 16,102 इनमें डिफरेंस क्या है 4 का। तो अगली संख्या जो इस ब्लैंक स्पेस में आएंगी वो क्या होगा वो इस संख्या और आने वाली संख्या के बीच का अंतर कितना बनाएगा 4 का 4 का फिर डिफरेंस होगा यानी कि इसमें से हम 4 अगर सब्ट्रैक्ट कर लें तो जो संख्या आएगी वो इस ब्लैंक स्पेस में आएगी। तो चलो हम 16,102 से 4 को डिडक्ट कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 16,098 यानी कि यहाँ जो संख्या आनी है वो क्या आनी है 16,098 और वो हमारे आंसर ऑप्शन में कहाँ पर है यहाँ पर है इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा ए।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स इन द पैटर्न एंड दिस इज द गिवन पैटर्न इज एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस। प्रश्न कह रहा है कि संख्याओं का एक यहाँ पर इस रो का एक पैटर्न दिया गया है, उस पैटर्न में इस रो में कौन कौन सी संख्याएं आनी हैं। ये 3 अलग अलग रोज हैं और चौथी रो में कौन कौन सी संख्याएं आनी हैं। अब इस रो को हमने ऐसे ही लिख लिया, अब हम इसको स्टडी करते हैं। ये देखो, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो कितने का डिफरेंस आता है, क्या चेंजेज आ रहा है। 30 से 42 हुआ, 42 से 54 हुआ, यानी कि 30 में 12 जोड़ दें तो 42 और 42 में 12 जोड़ दें तो 54 और उसमें फिर 12 जोड़ दें तो 66। इसी तरह से इसमें आप देखिए, इस कॉलम में 45 और 57, इसमें हम क्या करते हैं, 45 में 12 जोड़ते हैं तो 57, 57 और 69, इसमें हम क्या करते हैं, 57 में 12 जोड़ते हैं तो 69। अब 69 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 81। इसी तरह से थर्ड कॉलम में आते हैं, 60 में 12 जोड़ेंगे तो 72 और 72 में 12 जोड़ देंगे तो 84। यानी कि ये जो ब्लैंक स्पेस है इसमें जो जो संख्याएं आनी है वो कौन सी है, 66, 81 एंड 96। इसको, ये तो हुआ तब जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। हम लेफ्ट टू राइट भी जा सकते हैं, जैसे कि 30 में 15 जोड़ दिया तो 45 और 45 में 15 जोड़ दिया तो 60, 42 में 15 जोड़ दिया तो 57, 57 में 15 जोड़ दिया तो 72, 54 में 15 जोड़ दिया तो 69, 69 में 15 जोड़ दिया तो 84। अब इसी तरह से हमें नीचे का भी मिल जाएगा, लेकिन एक आपको यहाँ पर इसी आधार पर निकालना होगा, वो होगा क्या, 12 जोड़ के। तो हमने 12 जोड़ के 66 निकाला और 15 जोड़ के हमने आगे के, यानी इस, अगर हम रो में आए तो पहला तो आपको 12 जोड़ के ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ 66 ले लिया और अगला हम क्या करेंगे, 15 जोड़ के अगले दो ये नंबर्स पता कर लेंगे। तो 66 प्लस 15 बराबर 81 और 81 प्लस 15 बराबर 96, यानी कि दोनों ही तरह से आपके उत्तर आपको प्राप्त हो सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर आप 12 जोड़ते जाओ और लेफ्ट से राइट की ओर 15 जोड़ो तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा। और इस पैटर्न के आधार पर आपके वो नंबर्स जो ब्लैंक स्पेस में आने हैं वो है 66, 81 और 96। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसलिए आपका उत्तर विकल्प क्या होगा, सी। 6.75 सेंटीमीटर रिटेन इन किलोमीटर इज एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस। प्रश्न कह रहा है कि 6.75 को यदि किलोमीटर में बदला जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें प्राप्त होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर और 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। यानी कि यदि किसी संख्या को जो सेंटीमीटर में दी गई है कोई माप, उसे हमें मीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। इसी तरह से अगर कोई माप मीटर में दी गई है उसे किलोमीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। अब यहाँ पर क्या है, वो माप दी गई है किसमें, सेंटीमीटर में, तो इसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो हमने क्या किया, 100 से भाग दिया, यानी कि 6.75 सेंटीमीटर को हमने 100 से भाग दिया तो हमें क्या मिला, 0.0675 मीटर। अब इसे, इस मीटर को यानी इस माप को अब हम क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे और उसके लिए हमें इसमें कितने से भाग देना होगा, 1000 से। तो हमने लिख दिया 0.0675 मीटर बट्टे 1000 और इसको आप हल करोगे तो क्या आएगा, 0.0000675 किलोमीटर। और ये आपके उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसीलिए आपका सही उत्तर क्या हुआ, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द टोटल वेट ऑफ 3 soap bars weighing 125 ग्राम each and 4 detergent cakes weighing 275 ग्राम each is and these are our answer options. 1 kg 200 grams, 1 kg 470 grams, 1 kg 350 grams and 1 kg 500 grams.
प्रश्न कह रहा है कि 3 साबुन है जिसमें प्रत्येक साबुन का वजन 125 ग्राम है और 4 डिटर्जेंट केक हैं जिसमें से प्रत्येक का वजन 275 ग्राम है। तो बताओ इन सभी का कुल वजन कितना होगा। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 350 ग्राम, 1 किलो 475 ग्राम और 1 किलो 500 ग्राम। अब एक सोप का वेट कितना है 125 ग्राम। तो 3 सोप्स का कितना होगा 125 इंटू 3 यानी कि 375 ग्राम। एक डिटर्जेंट केक का वेट है 275 ग्राम। तो 4 डिटर्जेंट केक का वेट कितना होगा 275 गुने 4 यानी 1100 ग्राम। अब दोनों को जोड़ लो तो 375 ग्राम और जोड़ 1100 ग्राम बराबर क्या होगा 1475 ग्राम। अब आप जानते हैं 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। तो हमने 1000 ग्राम घटा के इसकी जगह लिख लिया 1 किलोग्राम। अब इसमें कितने बच गए ग्राम तो 1475 ग्राम में से हमने 1000 ग्राम घटा लिया, बचा क्या 475 ग्राम। यानी कि इनका कुल वजन क्या हो गया 1 किलोग्राम 475 ग्राम और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहा है यहाँ बी में। तो सही उत्तर विकल्प क्या है बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अ मिल्कमैन हैड 37 लीटर्स 475 ml of milk. He gave 5 liters 250 ml in one house, 25 liters 180 ml in second house and 4 liters 350 ml in third house. Rest of the milk he kept for himself. The milk kept for himself was, and these are our answer options: 2.695 liters, 1.58 0 liters, 3.695 liters and 4.285 liters। प्रश्न कह रहा है कि एक दूधिया है जिसके पास 37 लीटर 475 मिलीलीटर दूध था। उसने पहले घर में करीब 5 लीटर 250 मिलीलीटर दूध दे दिया, दूसरे घर में 25 लीटर 180 मिलीलीटर दूध दे दिया और तीसरे घर में उसने 4 लीटर 350 मिलीलीटर दूध दे दिया। तो बताओ उसने अपने लिए उसके पास कितना दूध बच गया या उसने अपने लिए कितना दूध रखा। ठीक है, और ये आपके उत्तर विकल्प हैं 2.695 लीटर, 1.580 लीटर और 3.695 लीटर और 4.285 लीटर। तो चलिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमें तीनों ही घर में दिए गए दूध की मात्रा को एक जगह जोड़ लेना है। पहले घर में उसने क्या किया था 5 लीटर 250 मिलीलीटर दिया, दूसरे घर में 25 लीटर 180 मिलीलीटर दिया और तीसरे घर में 4 लीटर 350 मिलीलीटर जोड़ दिया उसने। हम सबको जोड़ लेते हैं। अब ये देखो इन तीनों मिलीलीटर्स को जोड़ोगे तो आएगा 780 मिलीलीटर और लीटर्स को जोड़ोगे तो आएगा 34 लीटर। यानी कि उसने 34 लीटर 780 मिलीलीटर दूध बांट दिया। उसके पास दूध कुल कितने थे 37 लीटर 475 मिलीलीटर। अब इसमें से 34 लीटर 780 मिलीलीटर तो उसने बांट दिया, तो कितना बचा इन दोनों का जो अंतर होगा वही। ठीक है, तो हम दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे। यानी कि 37 लीटर 775 ml को हम कैसे लिख सकते हैं 36 लीटर 1475। 37 लीटर 475 ml को हम क्या लिख सकते हैं 36 लीटर 1475 मिलीलीटर। क्यों 1 लीटर हमने इसमें से हटा लिया तो कितना बचा 36 लीटर है ना। और इसमें वो 1 लीटर ml में बदल के जोड़ दिया और 1 लीटर में कितने ml होते हैं 1000 ml, उसमें 475 ml जोड़ा तो कितना हो जाएगा 1475। तो 37 लीटर 475 मिलीलीटर को हम 36 लीटर 1475 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं और उसमें से 34 लीटर 780 मिलीलीटर को हम घटा लेंगे। अब 1475 में से 780 घटाओगे तो कितना आएगा 695 मिलीलीटर और 36 लीटर में से 34 लीटर घटाओगे तो कितना आएगा 2 लीटर। यानी कि तीनों ही घर में दूध देने के बाद उस दूध बेचने वाले दूधिया के पास क्या बच जाएगा 2 लीटर 695 मिलीलीटर दूध। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है 2 लीटर 695 मिलीलीटर यहाँ पर। यानी कि हमारा उत्तर विकल्प कौन सा सही है ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न।
In a month of 30 days, the first day is Sunday. What will be the day on the 30th day? And these are our answer options: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. अब देखो संडे कब आया उसका, फर्स्ट को, फर्स्ट डे इज संडे, यानी कि 1 तारीख को क्या था, संडे। तो 7 दिन के बाद फिर आएगा संडे, यानी कि 8 तारीख को फिर होगा संडे, फिर 7 दिन के बाद आएगा तो 15 तारीख को फिर होगा संडे, फिर 22 तारीख को और फिर 29 तारीख को, यानी कि उस महीने की 29 तारीख को 29th को क्या है, संडे। अब कह रहा है कि वो महीना दैट मंथ वाज ऑफ 30 डेज, 30 ही दिन का था, 29 तारीख को संडे है, तो अगले दिन यानी 30 तारीख को क्या होगा, 29 को संडे तो 30 को क्या होगा, मंडे, सोमवार। तो सही आंसर हमारा कहां पर है, यहां पर। तो सही उत्तर विकल्प क्या हुआ, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। Joseph wants to frame 3 pictures, each of length 3.5 meter and paid 2.5 meter. The total length of wood needed is 30 meter, 18 meter, 12 meter and 36 meter. अब देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो एक फ्रेम बना रहा है जो रेक्टेंगुलर फ्रेम होगा, इसलिए रेक्टेंगुलर होगा कि उसने लेंथ और ब्रेड्थ दी है और दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो वो क्या है, डेफिनेटली एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो उसका पेरीमीटर यानी कि परिमिति क्या होगी, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई कितना है, 3.5 मीटर लिख लिया। चौड़ाई कितनी है, 2.5 मीटर, यहां लिख लिया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 3.5 जोड़ 2.5 बराबर 6 और 6 गुने 2 बराबर क्या होगा, 12। यानी कि जोसेफ को एक फ्रेम को बनाने के लिए कितनी लकड़ी चाहिए, 12 मीटर, लेकिन उसे चाहिए कितने फ्रेम्स, 3 पिक्चर फ्रेम्स चाहिए। तो एक फ्रेम के लिए अगर 12 मीटर चाहिए तो 3 फ्रेम के लिए उसे कितना चाहिए, 3 गुने 12 यानी कि 36 मीटर। और वो हमारे उत्तर विकल्प में कहां पर है, यहां पर है, इसीलिए हमारा सही उत्तर विकल्प क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि मैं आपको आपकी भाषा में और सरलतम तरीके से समझा पा रहा हूं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में इतना ही। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से।